इसमें कल की क्लास का अपना कुछ छूटा था ना? ये क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है। अब देखो, क्या बोल रहा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है। कितना है? 5 लाख, तथा इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा? यही है। क्या करना रहता है इसमें कि कितना मूल्य हो गया है? 3,64,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख। इसको आप शॉर्ट करोगे। इसको क्या करोगे? शॉर्ट करोगे। अब जैसे अगर आपने मान लो कि इसको, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब अगर आप 5 से कैंसिल करते हो तो 5 से ये 1,000, 5 से 7 बार बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 नम 45। ठीक है। ऊपर क्या दिख रहा है? 729। ऊपर कितना दिख रहा है? 729। नीचे क्या दिख रहा है? 1,000। ठीक है। अब 729 और 1,000 स्क्वायर है या क्यूब है? 729 9 का क्यूब है। 729 जो है वो 9 का क्यूब है। और 1,000 जो है वो 10 का क्यूब होएगा। 1,000 क्या है? 10 का क्यूब है। पावर अगर 3 है तो आंसर होगा 3 इयर्स। आंसर क्या होगा? पावर अगर दो रहती, पावर अगर दो रहती तो आंसर क्या होता? 2 7। पावर अगर 3 है तो आंसर 3। पावर अगर 4 रहती तो 4। सिंपल था। अब पावर किसकी पहचान होगी? जैसे 10% लिखा है, 10% मतलब 1/10 होता है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। तो ये देख लो कि नीचे वाली वैल्यू 10 का क्यूब है, ऊपर वाली वैल्यू 10% से कमी हो रही, मतलब 1 से कम होगा, मतलब हर साल 9/10 होगा। तो जो भी पावर आएगी वो 9/10 की आएगी। 9 और 10 की। 9 की पावर अगर 2 आ रहा है, यहां अगर 81 रहता, इसको सॉल्व करने के बाद कितना रहता? 81 रहता, तो कितना जाता? 729 मतलब 3 साल। छोटी वैल्यू रही रहती तो हो सकता पावर 4 दे देता। जैसे अगर मान लो कि ऊपर 2 देता और नीचे 3 रहता, ऊपर 2 और नीचे मतलब 2/3 हो सकता था। तो 2 की पावर 4 भी देता तो आपको 16 रहता, और 3 की पावर 4 मतलब 81। तो ऊपर 16 आया रहता, नीचे 81, तो पावर कितनी बन रही थी? 4। तो आंसर कितना होता? 4 साल। क्लियर है? नहीं तो इसको फिर फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले से बताओ। जैसे एक होता है P प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n, है ना? तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% था, है ना? अब वहां इसमें बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, घट रही है तो 1 - R/100 की पावर n आता। R मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो, सामने आ जाता पॉपुलेशन का इनटू, इक्वल्स टू, है ना? थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, है ना? पॉपुलेशन इनटू 1
1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n इक्वल्स टू करंट पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप 5 लाख, फिर 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर n इक्वल्स टू करंट कितनी थी? 364500। ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है आपको। अच्छा कौन सा था? वही वाला अच्छा था। हाँ, तो वही कर लेंगे फिर। ठीक है। आगे समझ में। अब टाइप अपने कितने हो गए थे? 5 हो गए थे ना? 4 हुए थे? 5 हो गए थे। तो ये टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6। ठीक है। इसको आप इनकम एक्सपेंसेस नाम देना। क्या दोगे? इनकम एक्सपेंसेस। क्या नाम दोगे? इनकम एक्सपेंसेस। अब इनकम और एक्सपेंसेस में हमारा जो खर्च करने का पैटर्न होता है ना, कि आप सबसे पहले इनकम आएगी, इनकम आएगी, तो उसके बाद आप क्या करोगे? पैसे खर्च करोगे। पैसे क्या करोगे? खर्च करोगे। तो पैसे खर्च करने के दो पैटर्न होते हैं। पैसे खर्च करने के कैसे पैटर्न होते हैं? दो पैटर्न। एक तो पहले ही आपने पूरा हिसाब लगा लिए। एक क्या किया आपने? पहले ही पूरा हिसाब लगा लिए। दूसरा पैटर्न ये होता है कि आप एक एक खर्चा करते जाओगे और फिर हिसाब लगाते जाओगे। एक चीज होती है ना कि आपके पास पैसा आ गया, तो आपने बोले पहले ये खर्चा कर देते हैं, दूसरा बाद में देखेंगे, दूसरे का हिसाब बाद में करेंगे। एक ये होता है कि पहले ही पूरा हिसाब कर लिए कि मेरे को 1000 रुपये अगर मेरे पास है तो 500 रुपये इसमें देना है, 200 रुपये इसमें देना है, 150 रुपये इसमें देना है, 150 200 इसमें देना है, इतना मेरे पास बचा। आपने क्या किए? सारा हिसाब एक साथ लगा लिए। तो ये होता है टाइप 6 का ए। टाइप 6 का ए। टाइप 6 में ए और 6 में बी रहेगा। ठीक है। तो टाइप ए में आप क्या कर रहे हो? सारा हिसाब एक साथ लगा ले रहे हो। टाइप बी में आप क्या करोगे कि जैसे आपके पास 1000 रुपए है, तो अब आप पहले एक खर्चा किए कि आपने बोले कि मेरे को मूवी देखने जाना है, तो पहले 300 रुपये खर्चा किए। कितने खर्चे किए? अब 1000 में से 300 खर्चा हो गए, बचे कितने? 700 बचे। अब दूसरा हिसाब आप किस में करोगे? 700 में करोगे। पहली बार में हिसाब किस में कर रहे थे? पूरा एक साथ 1000 में। तो टाइप ए में जो आपके पास इनिशियल वैल्यू रहती है उसी में पूरा हिसाब कर देते हो। टाइप बी में जो आप करते हो वो रिमेनिंग में हिसाब करते हो। टाइप बी में हिसाब किस में करोगे? जो बचा हुआ रहेगा उसमें, मतलब शेष बोल सकते हो आप रिमेनिंग को। बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है। इसको भी याद रखने का पैटर्न क्या रखोगे? दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट इनटू पूछा हुआ परसेंट। दी गई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इनटू पूछा हुआ परसेंट। बस इतना याद रखोगे। जो संख्या दी है उसको ऊपर, जो परसेंट दिया है उसको, और जो पूछा है उसको मल्टीप्लाई। है ना। अब इनकम कोई भी पर्सन हो, है ना, अगर वैल्यू में नहीं है तो कोई भी पर्सन की जो इनकम होगी वो अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होगी? 100% होगी। अपने आप में हमेशा कितना होगा? 100। तो अगर वो बोल रहा है कि बता उसकी इनकम कितनी है, तो आपको कितना परसेंट लेना पड़ेगा?
100% लेना पड़ेगा। नहीं तो वो स्पेसिफिक बताएगा कि इसमें कितना खर्चा किया, उसमें कितना खर्चा किया, उसमें कितना खर्चा किया। क्लियर है? तो बहुत आसान सवालों से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, मोना ने 1620 रुपए LIC में खर्च किए जो उसकी इनकम के 18% के बराबर है। मोना की मासिक आय ज्ञात करो। अब देखो, मोना ने कितने रुपए खर्च किए, 1620। तो आप बोलोगे कि 1620 रुपए मोना ने खर्च करी, और ये कितने परसेंट के बराबर है, 18। और पूछा क्या है, मंथली इनकम। मंथली इनकम पूछा है, मासिक आय ज्ञात करो, फाइंड मोनास मंथली इनकम। 18 से आप कैंसिल करोगे तो 18, 8 के टेबल में 2, 8 नम 72, मतलब ये 9 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9000। कठिन था, इजी। जो दिया है वो ऊपर एक वैल्यू दी होगी आपको, उसको ऊपर लिखोगे, उसका परसेंट दिया है नीचे, जो पूछा है वो, है ना। तो ये वाले सवाल में आपको 18% आया था, दिया हुआ था, हो सकता है इसके बाद ना दे, तो अपने को पता तो चलेगा कहीं ना कहीं से कि इसका परसेंट ये है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में क्या है, टीना ने 1950 रुपए PF में निवेश किए जो कि उसकी मासिक आय का कितना परसेंट है, 13% है, जो कि उसकी मासिक आय का 13। 3 महीने की आय पूछा है, कितने महीने की, तो दी हुई संख्या आपके पास क्या है, 1950। तो आप बोलोगे कि मेरे को 1950 रुपए दिया हुआ है, वो कितने परसेंट के बराबर है, 13% के बराबर है। इंटू 100 करोगे, इंटू 100 करोगे, कितने महीने की इनकम निकलेगी, 1 महीने की। लेकिन आपको 3 महीने की निकालना है, तो इंटू और 3 लगेगा। तो आपने 13 से काटोगे, 13 एकम 13, तो यहां से देखोगे तो 13 एकम तो 13 हो गया, बच कितना रहा है, 6। तो ये हो गया 13 का इंटू, कितने बार इंटू करोगे, 65 आएगा, 5 बार। तो आप बोले ये 5 और ये 0 जैसा का वैसा। अब 15 में 150 में 100 के ये 2 जीरो और ऐड करोगे, और इंटू 3। इंटू 3 क्यों किया आपने, क्योंकि उसने 3 मंथ का पूछा है। पूछा कितने का है, 3 मंथ का। अगर उसने 1 ईयर का पूछा रहता तो क्या इंटू करते, 12 इंटू करते। क्लियर है ना। हाँ। अब यहां से इंटू करोगे तो 15 × 3 कितना होता है, 45। ये आपका आंसर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अमित ने 14% इनकम टैक्स में जमा किए जो कि 840 के बराबर है, उसकी मासिक आय क्या होगी। तो अमित ने कितने, 840, कितने के बराबर है वो, 14। मासिक आय पूछ रहा है इसलिए इंटू 100। 14 का टेबल आता है, 14 कम 14, ये कितने बार जाएगा, 6 बार, मतलब 60 में आपने 2 जीरो और ऐड कर दिए, यही आपका आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। रितेश ने 1620 रुपए LIC में निवेश किए जो कि उसकी इनकम का 36% है। रितेश की सालाना आय ज्ञात कीजिए। कितना है, 1620 रुपए, कितना परसेंट बोल रहा है वो, 36%, इंटू क्या पूछ रहा है, उसकी सालाना आय। सालाना आय मतलब यहां पे देखो निवेश किया जो कि उसकी इनकम का 36% है ना। और आपसे पूछ कब की रहा है, तो इंटू कितना करोगे, पहले तो यहाँ इनकम निकाल लोगे 1 महीने की, और 1 साल की निकालना है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये 12 एकम 12, 12 तिया 36। यहां पर देखो 3 × 5 = 15, 312, 540 के बाद में 2 जीरो और लगा दो, 54,000 आपका, 54,000, ये हो गया आपका आंसर। मुश्किल है,
इजी है। इसके बाद अगले सवाल में अजीत की मासिक अजीत उसकी मासिक आय का 17% शेयर खरीदने में खर्च करता है, जो कि 1360 के बराबर है। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी है? 1360। कितना परसेंट के बराबर है वो? 17% के। इंटू क्या करोगे? 100 करेंगे, इंटू 100। तो अजीत की मासिक आय पूछे इसलिए इंटू 100 ही करेंगे। 17 से देखेंगे तो 17 के टेबल में कितने बार? 7×42, 7×8 = 56, मतलब 8 बार 80। 7 के टेबल में कोई भी यूनिट प्लेस रिपीट नहीं होती है। 7 जो 7 के 21, 7 चौ 28, 7 15 35, 7 6 42, 36। ये जो जितनी यूनिट डिजिट है ना, 7 के टेबल में कोई भी रिपीट नहीं है। तो कभी भी अगर यूनिट डिजिट में आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, नीचे भाग देने में 7 दिख रहा है, और ऊपर की यूनिट डिजिट देख लो, 7 के टेबल में ऊपर की वैल्यू 170 से छोटी है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 10 से कम ही आएगा। तो आप ये 0 को तो छोड़ दिए अपन ने। यहां से देखिए कि 7 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो है ना, कितने बार में आएगा? 7 8 जा 56 होता है, तो लास्ट में से तो 8 बार पूरा पूरा कट जाएगा। काटने की ये मेथड याद रखना, वैल्यू कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो 8000 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखो, लीना ने एक माह में 12,000 रुपए की बचत की और उस बचत का 14% शेयर में खर्च की। तो खर्च किया, शेयर खरीदने में लीना ने कितने रुपए खर्च करिए? आपसे क्या बोल रहा है? लीना ने एक माह में, अब यहाँ पे इनकम पूछा क्या? नहीं, तो सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना। लीना ने एक माह में 12,000 की बचत की, मतलब उसने 12,000 रुपए बचा ली थी, और उस बचत का 14%, मतलब इसी का 14% तो उसने शेयर खरीदी ना। कोई भी इन्वेस्ट किस चीज में करेगा? बचत से ही करेगा कि खर्चे से करेगा? तो 12,000 का ही 14% निकालना है। तो 12 का 14% निकालना है, तो 14%, तो परसेंट से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 14 और 12 का इंटू करना है, मतलब 13 का स्क्वायर -1, मतलब 168, और ये 0। ये आंसर हो गया आपका। 12 इंटू 14 का इंटू पता है ना, 13 का स्क्वायर निकाल के 1 कम कर देना। क्लियर है? देखो, अमित एक माह में 16,000 रुपए कमाता है और 12% सोना खरीदने में खर्च करता है। देखो, अमित एक माह में कितना कमा रहा है? 16,000, और 12% सोना खरीदने में खर्च करता है। सोना खरीदने में खर्च की गई राशि बताना है। तो इसी का तो आपको 12% निकालना है। तो इसी का 12%, ये परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 × 16 192, और 1 जीरो, ये आपका आंसर है ना। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। देखो, 16 का इंटू 10 में करते तो 160 होता, तो 160 और 32 192 होता, तो डायरेक्ट अपन ने 192 लिख दिए। करना रहता तो कैसे करते हैं? आप लिखते हैं 16,000 अपॉन 100, क्योंकि ये 100% के बराबर है उसकी इनकम। और 12 इनकम दी हुई है, इसलिए 100 लिखे नीचे। 12 लिखते क्या? नहीं, तो आप ये देखो कि ये वैल्यू दी क्या है। अगर इनकम दी है तो डिवाइड में क्या आएगा, और आपको इसका 12% निकालना था। ठीक है, अब देखो, टीना की मासिक आय कितनी है? 25,000 है। वह 25% LIC में निवेश करती है। टीना द्वारा एक वर्ष में LIC में कितने निवेश किए गए? तो आपको इसका 25% निकालना है। इसका 25% मतलब 2 बार हाफ करना है। तो पहली बार हाफ करोगे तो 12,500, और दूसरी बार आप हाफ करोगे तो 6,250। तो 6,000, 6,250
50। ये 1 महीने का किया हुआ खर्चा है। आपको कितने का करना है? 1 साल का है ना। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते। दूसरा भी तरीका बताता हूं। इंटू 12 करोगे, 12 मतलब कि 4 इंटू 3। अभी तो आपने इसको 4 से भाग दिए तब ये आया ना, कि नहीं आया? 4 से भाग दिए तभी तो आया ना। तो मतलब इसका 4 से इंटू करोगे तो 25,000 ही आएगा, नहीं आएगा। और इंटू 3 कर दोगे तो 75,000 आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? हाँ, लेकिन अगर आप यहां से देखो डायरेक्ट, आपको 25% निकालना है। कितने का? 1 वर्ष का। 1 वर्ष मतलब कि 12 माह। 12 माह मतलब 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3। अब इस 25,000 का 25% निकालने के लिए मेरे को 4 से भाग देना है। एक बार 4 से भाग देना है और एक बार 4 से इंटू करना है। एक बार 4 से भाग देना है, एक बार 4 से इंटू करना है। तो क्या मेरे को इस 4 का यूज है क्या? मैं डायरेक्ट यहीं पे नहीं देख लेता कि 25,000 इंटू 3 करता तो भी मेरा आंसर 75,000 डायरेक्ट आ रहा था। ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने 1 वर्ष बोला ना। 1 वर्ष में 4 है कि नहीं है? तो 1 वर्ष में 4 है और यहाँ आप 4 से डिवाइड भी कर रहे हो। तो 4 से डिवाइड करना है, 4 से इंटू करना है। तो क्या आप पहले 4 से डिवाइड करोगे फिर इंटू करोगे क्या? डबल काम हो रहा है ना। तो वो करो ही मत, सीधे 25,000 इंटू 3 कर देते हैं, आंसर आ जाता। ये वाला देखो, अनिल 1 माह में 3,600 रुपए की बचत करता है। वह 15% सालाना LIC में खर्च करता है। LIC में निवेश की गई राशि कितनी है? अनिल 1 माह में कितना? 3,600 की बचत करता है और 15% सालाना, 15% सालाना बोल रहा है वो। तो निवेश की गई है ना। तो आपको सिंपल सा क्या करना है? 3,600 का 3,600 उसने बचत किया। 1 माह में बचत कर रहा है वो। 3,600 कितने की है? 1 माह की। तो ये 12 माह की बचत हो गई। अब इस बचत को ही तो वो 15% निकालना है ना उसका। इस बचत का ही 15% निकालना है। तो ये दोनों जीरो से तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, नहीं हुए। अब इन तीनों का ही इंटू करना है आपको, करना है ना। ठीक है। या फिर एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये कि 36 रुपए की बचत करते 15, तो इसका 15% निकाल लेते आप। तो 18×3 = 54 मतलब 540 और इंटू 12 कर देते आप। तो यहाँ पे ये 0, 12×4 = 48 की 8 हासिल का 4, 12×5 ये आपका आंसर आ गया। समझा? क्या कर रहा है वो कि 1 माह में उन्होंने 3,600 की बचत किया, है ना। और सालाना 15% कर रहा है वो। सालाना क्या कर रहा है? 15%। तो आप इसका 15% निकाल सकते हो और इंटू 12 कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहां से भी करते तो भी आंसर वही आ जाता। ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, समझ में आ गया बेसिक बेसिक। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं एक स्टेप। अब देखो, किसी कॉलेज में 23% विद्यार्थी काय के हैं? फुटबॉल खेलने वाले। 23% काय के हैं? फुटबॉल खेलने वाले। 42% कौन से हैं? जो क्रिकेट खेलते हैं। 42 कौन से हैं? और फुटबॉल खेलने वालों की जो संख्या है वो 4,600 है। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या पूछा है, तो आपके पास दी हुई संख्या कितनी है? 4,600। अब दिया हुआ परसेंट किसका है? 100 है कि यहाँ पे? नहीं, फुटबॉल की संख्या है तो परसेंट भी किसका लोगे? फुटबॉल का ही लोगे। इंटू 42। अब यहां से ये 23 से एक बार और 23 से 2 बार, 42 का इंटू 2 में करोगे तो 84 और उसके बाद में 2 जीरो।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, किसी गांव में 35% पुरुष अशिक्षित हैं और शिक्षित जो है वो 3250 है। शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष के बीच अंतर कितना है? ठीक है। अब देखो ये 35 जो है, 35% ये अशिक्षित है नहीं है? 35% कौन से हैं? अशिक्षित है। ठीक है। उसके बाद अशिक्षित अगर 35 है तो शिक्षित कितने होंगे? वो 65 होंगे, क्योंकि पूरी गांव की जो पॉपुलेशन होगी उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो 35 है, तो 100 में से 35 तो पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे कितने होंगे? 65। क्लियर है इतना? हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30 का अंतर आ रहा है। अंतर 30 का है। अब मुझे बताओ 3250 ये 35 की वैल्यू है या 65 की वैल्यू है? 65 की वैल्यू है। तो आपने लिखे 3250 अपॉन 65 इंटू, अब पूछा क्या है उसने? बीच का अंतर पूछा है, तो इंटू में क्या आएगा? इंटू में क्या आएगा? 30। कितना पूछा क्या है उसने? अंतर, तो क्या आएगा इंटू में? 30। अगर वो बोला रहता कि अशिक्षित कितने हैं तो क्या आया रहता? 35 आया रहता। लेकिन उसने पूछा क्या है? अंतर, डिफरेंस पूछा तो जो, इसलिए जो पूछा है उस पर फोकस कर रहा। वैल्यू यहाँ पे लिखी क्या है उस पर फोकस नहीं। आप देखो कि पूछा गया पुरुष के बीच अंतर कितना है, कौन कौन से? शिक्षित और अशिक्षित, या शिक्षित शिक्षित ही लिखा है, ये शिक्षित और अशिक्षित है ना? शिक्षित और अशिक्षित के बीच अंतर। तो इसको कैंसिल करोगे तो 13 से 13 पंचे 65, यहाँ 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, 5 से एक बार, 5 से 5 बार, 5 दिया 15, 15 के बाद में 2 जीरो लगा दोगे, यही आपका क्या है? आंसर है। बताओ कठिन था सवाल? हाँ, किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी गणित के हैं, 13% कॉमर्स के हैं और 18% आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या 1440 है, तो गणित तथा कॉमर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? इन अ क्लास 40% आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, 13% आर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड 18% आर आर्ट्स स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स इज 1440। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स? मतलब आपको मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स का कंबाइन पूछा है ना? अब यहां पर देखो ये 1400, सबसे पहले देखो वैल्यू 1440 किसकी दी है? किसकी दी है? आर्ट्स वाले की। किसकी दी है? आर्ट्स की। तो आप आर्ट्स का परसेंट ले लोगे तो 18 है, हो गया। इनटू पूछा किसका है? मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स, तो मैथमेटिक्स के 48 एंड कॉमर्स के 13, तो 48 एंड 13 मिला के 61 हो रहा है, तो इंटू कर दोगे आप 61। 18 8 के टेबल में 4, 8 चौ 32 और 8 8 64, मतलब ये एक बार और ये 8 बार। 61 इंटू 8, तो 8 तो ये आ गया, जीरो यहां लगा दिया ये वाला, 8 6 48, 48, 4880, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। पहले के सवाल से थोड़ा सा लेवल अप हुआ। सेम क्वेश्चन है।
यहां देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है वो, पुरुषों की संख्या 11,900 है, महिलाओं की संख्या 50% है, और बच्चों की 33%। तो महिला और बच्चों की संख्या क्या होगी, है ना। अब आपको वुमेन्स, मेन, तीन लोग हैं, चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड मेंस। अब वुमेन्स कितना परसेंट बोल रही है, तो महिलाओं की संख्या 50% है, तो ये तो हो गया कितना, 50%। उसके बाद बच्चों की संख्या बोल रहे हैं 33%। तो जो रिमेनिंग होंगे पुरुष 83, तो 17% मेल होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब संख्या किसकी दी है, पुरुषों की दी है ना, पुरुषों की। तो 11900 अपॉन 17, 11900 अपॉन 17। ठीक है, पूछा क्या है, महिला और बच्चों की संख्या क्या होगी, तो दोनों की मिला के पूछ रहे हैं, तो यहां पे कर दोगे आप 83, इंटू में 83 आ गया। अब 17, 7 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 7 बार में, तो ये एक बार कट जाएगा और ये 7 बार। अब 7 का टेबल 83 में पढ़ोगे तो 7 के 21 की एक हासिल का 2, 8 ही 7 56 और 2 58, और ये दोनों जीरो जैसे के वैसे 58,100। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो यहां तक सवाल जो मैं आपको बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या बोल रहे हैं, रानी अपनी मासिक आय का 20% खाने में, 30% कपड़ों में और 18% शिक्षा में खर्च करती है। उसके बाद वह 16,000 की बचत करती है। तो क्या क्या पूछ लिया उसने, रानी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, रानी के द्वारा कपड़ों और खाने में खर्च की राशि कितनी है। अभी यहाँ पे रानी द्वारा कुल खर्च की गई राशि कितनी है, ठीक है। अब रानी अपनी मासिक आय का 20% खाने में, तो खाने में कितना करी, 20%। उसके बाद कपड़ों में 30%, कपड़ों में कितना कर रही है, 30%। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा में कितना कर रही है, शिक्षा में 18%, ठीक है। अब 30 और 20, 50, 60, 68। अब ये पूरा खर्चा कर दिया, तो उसके बाद उसने बचाई कितना, 32%। इसकी क्या करी उसने, बचत कर दी, कर दी बचत, ठीक है। अब इतनी की बचत हुई, तो लेकिन सवाल बोल रहे हैं कि 16,000 की बचत की, तो आप बोलोगे सर 16,000 की उसने बचत की है, जो कि कितना परसेंट है, 32% है। अब पहले सवाल में पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी है, इंटू 100 कर दोगे तो उसकी आय निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, निकल जाएगी। रानी द्वारा कपड़ों और खाने में खर्च की गई राशि, तो कपड़े और खाने में मिला के 50 कर रहे हैं, तो अगर इंटू आप 50 कर दोगे तो कपड़े और खाने का निकल जाएगा। कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, कर लोगे, कैलकुलेशन बताना पड़ेगा इसका, नहीं, ठीक है। हाँ, फिर बोल रहा है कि रानी की कुल खर्च की गई राशि कितनी है, तो कुल कितनी खर्च की, 20, 30, 50 और 68। तो यहां पर इंटू 68 कर दोगे तो कुल खर्च आ गया, मतलब टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये अपना वो पहला पैटर्न था,
कौन सा कि पहले ही हमने सारे डिसाइड कर लिए कि इसमें खर्चा करना है, पहले डिसाइड कर लिए ना कि 20% इसमें करना है, 30% इसमें करना है, 18% इसमें करना है, बाद में जो बचा। तो ये अपना टाइप 6 का ए था, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और आएंगे जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, वीडियो देखोगे जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना, कैलकुलेशन गलत नहीं करोगे तो आंसर बराबर आएंगे। ये आंसर भी लाऊंगा अभी, कर लोगे ना। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करना बस। जया ने अपनी मासिक आय का 12% टैक्स में, इनकम टैक्स में दे दी, तो मतलब टैक्स में उसने कितने दी, 12%। उसके बाद LIC में 18%, है ना। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड PF में 15%। और ये सब करने के बाद में, है ना, PF 1575 रुपए की बचत कर रही है, 1575 की बचत करती है। तो जया की मासिक आय और जया द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है, मतलब आपको दोनों चीजें बताना है। अब ये क्या है, उसकी बचत है, 1575 क्या है, बचत है। अब यहां देखो, 18 और 12 30, और 40 45, मतलब 45। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है आपके पास, 55 बच रहे हैं। तो ये सेविंग होगा, है ना। इतने रुपए की बचत कर रही है, तो ये तो हो गया आपका खर्च। खर्च अगर 45% है तो 55% क्या होगी, बचत। 55% क्या होगी, बचत। तो ये आ गया इनटू, क्या पूछ रहा है, मासिक आय कितनी होगी, तो इनटू 100। फिर क्या पूछा, जय द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है, तो इनटू 45 कर दोगे, तो जय द्वारा खर्च की गई राशि जाएगी। क्लियर है, डाउट इसमें भी। देखो क्या बोल रहा है, यश ने अपनी मासिक आय का 20% खाने में, 30% शेयर खरीदने में तथा 35% शिक्षा में खर्च करता है। यदि वह माह के अंत में 3000 की बचत करता है तो यश की सालाना इनकम क्या है। यहाँ पे जो हिसाब दिया है कब का दिया है, मासिक। कब का दिया है, और पूछा कब का है, सालाना। तो जो भी आएगा इनटू क्या करना पड़ेगा, 12। क्लियर है ना। अब क्या बोल रहे हैं वो, 20% खाने में, तो 20% तो हो गया खाने में, 30% शेयर में, तो ये 30% हो गया शेयर, 35% शिक्षा में, ठीक है। और उसके बाद 3000 की बचत कर रहा है, इतना खर्चा करके बच्चा कितना लिया उसने, 3000। 3000 क्या है, बचत है। अब यहाँ देखो टोटल कितना खर्चा कर दिया, तो 30, 30 और 20 50, 30 80 85। तो 85% तो उसने क्या किया है, खर्च किया। तो कितना सेव किया, 15%। इनटू क्या पूछ रहा है वो, सालाना है। क्या पूछ रहा है, सालाना। तो एक बार इंटू 100 करोगे और इंटू क्या करोगे, 12 भी कर दोगे। तो ये 15 से 30 दो बार में, और 12 का इंटू 2 में करोगे तो 24, और 24 के बाद में 2 जीरो ये वाले और 2 जीरो ये वाले। तो 1 2 3 4, मतलब 2,40,000। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, माया ने उसकी मासिक आय का 20% शॉपिंग में, 15% मनोरंजन में तथा 30% दवाइयों में खर्च करती है। उसके बाद उसके पास 3,500 रुपए बच जाते हैं। तो 3,500 रुपए बच गए। माया की वार्षिक आय पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर भी इंटू 100 तो ये आया ही रहता, और इंटू 12 और करते क्यों, क्योंकि 12 महीने का पूछ रहा था। अब हिसाब लगा लेते हैं कि उसने बचाए परसेंट में कितना है।
20% यहाँ खर्च है, 15%, 30 और 20 50, और 60 65, मतलब ये 35 ही तो बचा रही है, बचा रही नहीं बचा रही। अभी 35 से तो ये एक बार कट गया, 12 के बाद में 4 जीरो लगा दो, ये 12, 1 2 3 4, तो 1,20,000 आपका आंसर आ गया। बताओ, आसान है। बन जाएगा ये सवाल, देखो पढ़ो, कर पाओगे। लालू ने अपनी वार्षिक आय का 12% मनोरंजन में, 22% व्यापार में, 26% शेयर खरीदने में तथा 25% शिक्षा में खर्च किया, जिसके बाद वह 10,500 की बचत करता है। लालू की वार्षिक आय क्या होगी? तो 10,500 के नीचे क्या करोगे, इन सबका टोटल करके 100 से जो डिफरेंस आएगा वो सेविंग में, क्योंकि ये बचत है ना, तो बचत के नीचे बचत का परसेंट बताना पड़ेगा। ये वाला भी देखो, क्या बोल रहे हैं, नैना ने अपनी मासिक आय का 28% किराए में, 32% पीएफ में, 26% शेयर खरीदने में और 5% एलआईसी में तथा 5% शिक्षा में खर्च किए, जिसके बाद वह 7,700 की बचत करती है। उसकी वार्षिक आय पूछ रहा है। वार्षिक आय मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा फिर से, तो जो भी आंसर आएगा तो आंसर में क्या करोगे, इंटू 12। 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपसे वार्षिक आय पूछ लिया। ठीक है, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6B। ठीक है, ये कौन सा है, 6 का बी, है ना। ठीक है। अब टाइप नंबर ए में क्या कर रहे थे हम, कि पहले ही पूरा हिसाब लगा लिए कि यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ पे खर्चा करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे खर्चा हो रहे हैं तब हिसाब लगाएंगे, है ना। मतलब अब हिसाब टाइम में लगाएंगे हम रिमेनिंग में। तो इसको याद रखोगे, कौन से सवाल रहेंगे, रिमेनिंग। ठीक है। हाँ। देखो, राम उसकी मासिक आय का 40% घर खर्च में, अब क्या बोल रहा है वो, शेष बचे पैसे मतलब रिमेनिंग मनी, शेष बचे पैसे मतलब रिमेनिंग मनी, द उसमें 10% पढ़ाई पे, फिर शेष बचे पैसे का 16/2/3 खाने में खर्च करता है, और इसके बाद वो 9,000 की बचत करता है। ठीक है, अब इसको अपन करेंगे चिड़िया मेथड से। कौन सी मेथड से, चिड़िया। यही सवाल आप दो तरीके से कर सकते, दो नहीं पूरे जनसंख्या वाले सवाल जितने तरीके से किए थे, जन है ना, चारों सेम आप इसको कर सकते हो। लेकिन जनसंख्या की पहली मेथड कब लगाओगे, जब आपको इनकम दिया रहेगा। यहाँ पे इनकम दिया है क्या, नहीं। अगर इनकम दिया रहेगा तो जनसंख्या की कौन सी मेथड, पहली मेथड, नहीं तो दूसरी मेथड, नहीं तो दूसरी। फॉर्मूला इसमें नहीं लगाओगे, जनसंख्या के फॉर्मूला मेथड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। अगर 2 ही % है तो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो चिड़िया मेथड। तो इसको दो तरीके से याद रखना, एक तो जनसंख्या की पहली मेथड, पहली में आपने वैल्यू लिखे, पहली नहीं चौथी मेथड, चौथी में आपने इंटू 100 वाला था ना, नीचे 100 ऊपर 100, जो अपन बोले थे रेगुलर मेथड से करने उसको, वो वाली मेथड। लेकिन वो कब यूज करोगे, जब आपके पास इनकम दी हुई रहेगी, है ना। नहीं भी दी है तो भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से बता दूं। हाँ, पूछा क्या है उसमें, खाने में किया गया खर्च पूछा है, क्या पूछा है, खाने में। तो ध्यान रखना है, आपके पास दो मेथड है, एक है जनसंख्या। अब याद आ रहा है ना, मैं कौन सी मेथड की बात कर रहा हूं, जनसंख्या में फोर्थ मेथड, जनसंख्या में फोर्थ मेथड। ठीक है, और दूसरा जनसंख्या में, है ना, फोर्थ मतलब रेगुलर जो थी 100 वाली,
ऊपर 100 नीचे 100 वाला। फिर जनसंख्या में चिड़िया वाली मेथड, चिड़िया वाली मेथड पता है ना, है ना। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो भी इनकम रही होगी वो तो 100% रही होगी, जो भी इनकम रही होगी वो 100% रही होगी। तो इनकम उसकी कितनी थी, 100%। ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद उनने क्या किया, 40% घर खर्च में। तो आपने बोले कि 40% जो है वो घर में खर्च किया उसने, 40% काय में खर्च किया, घर में। अब 40% घर में खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 60% बचा ना, क्योंकि 40 तो घर में खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, 60%। फिर उसके बाद 10% पढ़ाई पर। तो 10% किसका, 100 का कि 60 का, 60 का। तो 60 का 10%, तो 60 का 10% कितना होगा, 6। मतलब 6% जो उसने खर्चा किया वो काय में खर्चा किया, पढ़ाई में। काय में खर्चा कर दिया, पढ़ाई में किया। हाँ, अब उसके बाद शेष बचे पैसे का, अब इसमें से कर दिया तो मतलब बच कितना रहा है, 54%। बच रहा है नहीं बच रहा है, 54। ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, इसका फिर 16 2/3, 16 2/3 मतलब इसका 16 2/3। अब 16 2/3 को आप 1/6 बोलते हो, 16 2/3% मतलब 1/6। तो अगर आप 54 का 1/6 निकालोगे तो ये 9 बार जाएगा, मतलब 9%। तो 9% किस में बोल रहे हैं वो, खाने में, खाने में। अब इसमें से 9 माइनस कर दोगे तो कितना बच रहा है, 45%। और यही उसकी क्या है, बचत है। तो बचत कितनी आ गई उसकी, 45%। आई 45% बचत। लेकिन सवाल बोल रहा है 9,000, तो 9,000 के डिवाइड में 45 इनटू, पूछा क्या है, खाने में किया गया खर्च। तो खाने में कितना किया उसने, 9%। तो यहां लिख दोगे आप 9, खाने में बोला है तो 9%। तो ये 9 से एक बार, ये 9 से 5, ये 5 से 18 बार। तो आपका 1800, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, एक बार और बताना पड़ेगा, समझ गया। निकालना कैसे है परसेंट, हमको जो रिमेनिंग बचेगा उसमें। मेथड देख लो परसेंट निकालने की। अगर आपसे बोल रहा है खाने में, तो यहां पर तो आपको खाने में 16 2/3 दिख रहा है, लेकिन इसका काम है क्या, नहीं। एक बार जब आपका ये चार्ट बनेगा उसके बाद यहाँ की वैल्यू को यूज नहीं करोगे, जो आपका चार्ट बन रहा है वैल्यू वहीं से लोगे। अब देखो घर का तो 40 पहली वाले खर्चा तो वही रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो 6% पढ़ाई बोल रहा, सवाल ने पढ़ाई में 6 बोला क्या, अगर आप वो 10 निकालोगे तो आंसर सही आएगा क्या, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाने में 16 2/3, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 9%। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि वो रिमेनिंग में खर्चा कर रहा है उतना। तो जब आप रिमेनिंग में खर्चा करोगे तो आपका बेस से परसेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस तो आपका 100% था। ठीक है। हाँ। अब एक दूसरी बात कि कब आपको रेगुलर मेथड यूज करना है और कब चिड़िया मेथड यूज करना है। चिड़िया मेथड से सभी आंसर आ जाते हैं। चिड़िया मेथड से सभी आंसर आएंगे, रेगुलर मेथड से सिर्फ इनकम या बचत आएगी। रेगुलर से सिर्फ क्या आएगा, इनकम और सेविंग, यही दो चीजें निकाल सकते हो। बीच की वैल्यू इस मेथड से निकाल नहीं सकते। ठीक है ना। अगर आपसे इनकम या सेविंग पूछ रहे तो आप रेगुलर लगा दो डायरेक्ट, ऐसे चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देना। कब लगाओगे वो, जब इनकम पूछेगा।
तो इनकम कब पूछेगा? जब वो परसेंट बीच के कठिन देगा, बीच के परसेंट कैसे देगा? हार्ड देगा, तब वो क्या पूछेगा? इनकम। तो अगर आपसे इनकम पूछ रहा है या सेविंग पूछ रहा है तो आप रेगुलर मेथड का यूज करना। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू रहेगी वो टफ रहेगी। लेकिन अगर वो बीच का पूछ रहा है, इससे बीच का कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे बीच की वैल्यू पूछ ले, बताओ घर खर्च, तो ठीक है, पढ़ाई का खर्चा। रेगुलर मेथड से पढ़ाई का खर्चा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इससे पहले इनकम निकलेगी, फिर आपको करना पड़ेगा, तो डबल मेहनत होगी। तो डबल मेहनत क्यों करना? इसमें खाने का पूछा है तो अपन खाने का यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से निकाल पाते हैं क्या? नहीं निकाल पाते। क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? देख लो, व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% अन्य वस्तु पे खर्च करता है। उसके बाद उसकी मासिक बचत कितनी है? 840 है। बना सकते हैं चलिए अब। सबसे पहले कितना रहेगा? 100%। ठीक है, परसेंट लिखूं क्या? नहीं। फिर क्या बोल रहा है? अपने 20% बच्चों की शिक्षा पे, तो ये 20% काय में? शिक्षा में। 100 में से 20 बचा कितना? फिर दोबारा आते हैं, फिर शेष का 30%, मतलब इसी का 30%, मतलब इसका 30%, मतलब 8 या 24, तो 24% किस में खर्चा करेगा वो? भोजन में, मतलब फूड। अब इसमें से 24 कम करोगे तो 56 बचेगा, 56 बचेगा। उसके बाद 40% बोल रहे हैं वो, कितना बोल रहा है? 40%। तो इसी का 40% निकाल लोगे, इसी का 40%, तो 6 चौ 24 20, मतलब 22। इसका 40% जो आएगा वो 20 और 24, 22.4। तो इसमें से आप -22.4 कर दोगे तो करोगे 36, 35.6, 35.6%। ये हो गई आपकी बचत, ये क्या हो गई आपकी बचत। अब बचत कितनी बोल रहा है वो? 840 अपॉन 35.6 इंटू 100। मुझे बताओ, क्या ये कैलकुलेशन एग्जाम में करने लायक है? हम्म, है क्या? नहीं। लेकिन आपने जैसे देखे कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, उस व्यक्ति की मासिक आय, अगर मासिक आय बोल रहा है तो 100 ऊपर कर देना और माइनस करके परसेंट नीचे। तो 840 है तो आपने लिखे 840, ठीक है, इंटू मासिक आय पूछ रहा है इसलिए 100 ऊपर, नीचे कितना बोल रहा है? 20% कम करने बोल रहा है, तो यहां हो गया 80, इंटू फिर कितना बोल रहा है? 30% खर्चा कर दिया तो बच कितना रहा है? 70, फिर इंटू फिर 40% खर्चा कर दिया तो बच कितना रहा है? 60। और ये सब करने के बाद उसकी इनकम आ जाएगी। इनकम निकालने के लिए 100 ऊपर और बचत निकालने के लिए 100 नीचे। इनकम के लिए 100 ऊपर, बचत के लिए 100 नीचे, ठीक है। यहां से आप जब देखोगे तो ये काट दोगे आप 5 बार, ये काट दोगे 4 बार, ये जीरो से ये जीरो, यहां काट दोगे 5 बार, यहां काट दोगे 3 बार, 7 से काटोगे 7 एकम 7, यहां से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से काटोगे 1 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 3 से ये खत्म, 5 से 5 25, कितने जीरो? यहाँ पे 170, 250, और कोई वैल्यू बच रही है अपने पास? और एक जीरो ये वाला है, तो 2500 उसकी इनकम थी, है ना। एक जीरो ये वाला और एक जीरो 10 का, बाकी तो कैंसिल हो गए थे पूरे पूरे। तो ये आपका हो गया आंसर। अब मुझे बताओ, कैलकुलेशन ये वाला इजी है, ये वाला इजी है? पहला। तो चिड़िया मेथड का यूज कब करोगे? जब बीच की चीज पूछ रहा है,
चिड़िया वाली मेथड का यूज कब करोगे? जब बीच की चीज पूछ रहा है, कि अगर पूछ रहता है कि बताओ खाने में कितना खर्चा किया है, या पूछ रहता है कि बताओ अन्य वस्तु पर कितना खर्चा किया है, ये बीच की वैल्यू थी। ये पूछ रहा है तो कौन सी मेथड लगाओ? चिड़िया मेथड। लेकिन अगर वो इनकम या बचत पूछ रहा है, इनकम या बचत, तो ये आपकी बेसिक मेथड है, इसी का यूज करना है। ठीक है, कहीं और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई जमाने की ट्रिक बता दे कि ये ट्रिक से कर लेना, वो ट्रिक से कर लेना, लेकिन एग्जाम में कोई भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट करके देखा हूं, ऐसे सवाल जब भी आए हैं तो चिड़िया मेथड, ये वाली जो मेथड होती है ना, इसमें परसेंट में फंसते हैं, पॉइंट वाला परसेंट आता है। क्यों? क्योंकि सारे जमाना ये वाला कर रहा होगा, तो एग्जामिनर को भी मालूम है कि वो सवाल आएगा तो ऐसे ही करेगा। लेकिन आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर इनकम पूछ रहा है या फिर सेविंग पूछ रहा है, बेसिक लगाओ और सॉल्व करो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रैक्शन से वैल्यू क्या हो जाती है? कट जाती है, छोटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीज बता दिया मैंने कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, भले ही परसेंट कठिन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 17.14% दिख रहा है, कठिन है ना परसेंट दिखने में, लेकिन उनने क्या पूछा है? घर खर्च में, शिक्षा में किए गए खर्च और घर खर्च में की गई राशि कितनी है। बीच की वैल्यू पूछा है। अब बीच की वैल्यू पूछा है ना, कि इनकम सेविंग पूछा है, बीच की वैल्यू, तो बीच की वैल्यू के लिए कौन सी मेथड यूज करोगे? चिड़िया वाली में। तो आप 100 कर दोगे यहाँ पे। हाँ, अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 20% दवाइयों पर, तो ये 20% दवाई में खर्चा कर दिया, तो बच रहा कितना है? 80 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 30% घर खर्च पर, तो इसी का 3% करेगा ना, 30%, तो कितना हो जाएगा? 24। मतलब 24% किस में खर्चा कर दिया उसने? घर में। तो अब बच गया कितना? 56। अब उसके बाद बोल रहा है कि 7.14%, क्या बोल रहा है? 7.14, तो 7.14 का मतलब, 7.14% का मतलब होता है 1/14। कैसे निकाले? 7 के टेबल को ऐसा पढ़ो कि 100 में के पास कितने बार में पहुंच रहा है, तो 14 के टेबल में 7 बार में पहुंचता है, तो 7 के टेबल में 14 बार में पहुंचेगा, तो 1/14। तो आपने क्या किए, इस 56 का 1/14 निकाल लिए, तो ये 4 बार हो गया, मतलब यहाँ पे आगे 4%। देखो दिखने में कठिन था परसेंट, लेकिन कैलकुलेशन आसान थे। काय में खर्चा कर रहा है वो? शेष का 7 सफर में, है ना? शिक्षा, सफर नहीं, शिक्षा है ना। शिक्षा पर, और अंत में 10,000 की बचत करता है। हाँ, तो इतना कर दिया उसने काय में? शिक्षा में। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो कितना हो जा रहा है, इसमें से 4% कम कर दोगे तो 52%, ये बचत है आपकी। लेकिन सवाल बोल रहा है कि 10,400, तो आप बोलोगे 10,400 की यहाँ पे ऐसे बचत, परसेंट में बचत है 52 की, इनटू पूछा क्या है? घर में की गई और शिक्षा में, तो घर और शिक्षा मिलाकर 28, तो ये 52 से एक बार, ये 52 से दो बार, 28 का 56, उसके बाद में दो जीरो, यही आपका क्या है? आंसर है। 56 समझो, आ रहा है समझ में? है ना? अब यहाँ पे देखो, निधि अपनी मासिक आय का 30% LIC पर, शेष का 14.28, 14.28 का मतलब होता है 1/7, शेष का 80% पोस्ट ऑफिस में जमा करती है, इसके बाद 4,800 की बचत करती है। एक और बता दूं ये वाला, हाँ, 100% 30% खर्चा कर दी, तो बचा कितना? 70। काय में खर्चा कर रही थी? LIC में। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद देखो, शेष का 14.28 मतलब 1/7, तो 70 का
1/7 मतलब 10% होता है। तो ये 10% काय में खर्चा कर रहे हैं वो? शेयर में। ठीक है। अब इस 10 कम कर दिए, इसमें जो बचा 60। अब इसका 80%, तो 8 चौक 32 है ना? ओ सॉरी, 8 सिंग 48, 48। तो इसमें से 48% वो काय में खर्चा कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस में। अब इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बच रहा है? 12। तो बचत कितनी हो गई उसकी? 12%। लेकिन सवाल कितना बोल रहा है? 4800 अपॉन 12 इंटू, पूछा क्या है उसने? पोस्ट ऑफिस में जमा की गई राशि और शेयर में खर्च की गई राशि। तो पोस्ट ऑफिस में 48 है और शेयर में 10। तो टोटल कितना हो गया? 50। 48 और 10। डिफरेंस पूछ रहा है क्या? हाँ, अंतर पूछ रहा है। हाँ, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा क्या। अपन ने सीधे सीधे देखे कि पोस्ट ऑफिस और ये, लेकिन वो बोल रहा है आखिरी में अंतर। एग्जाम में ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है? 38 का। 12 से ये 4 बार। ठीक है। 35, 140 और 312, 152, 15200। ठीक है। आगे समझ में? डाउट अभी भी कोई? दोनों टाइप समझ में आ गए? ये वाला कर पाओगे आप? 11.11%। 1/9। और 2/5 तो डायरेक्ट 2/5 ही निकाल लेना जो रहेगा उसका, क्योंकि डायरेक्ट ही दिया ना 2/5। तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। बन जाएगा। कर लोगे? ठीक है। अब आसान है थोड़ा सा, देखो। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, शेष पुस्तकों में से 40 हिंदी में, शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो हिंदी में यदि कुल 4800 पुस्तकें, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें थी? लाइब्रेरी की पुस्तकें मतलब 100%। बन जाएगा सेम वैसे ये। जहां पे भी लगता है नहीं बनेगा तो पूछ लेना कि सर बता दो, ये ग्रुप में डाल देना कि सर ये सवाल बता दो करके। पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में, यदि शेष पुस्तकें ना हो। सेम क्वेश्चन है। अच्छा देखो, मैंने ये सब लाइब्रेरी लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन हैं। तो यही क्वेश्चन एक ही परीक्षा में आए हुए हैं। है पूरे लाइब्रेरी जैसे, लेकिन वैल्यू बदल के है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि अलग है? सेम है। गांव की जनसंख्या 1 लाख थी, 10% लोग गांव से चले गए, जाने के बाद जनसंख्या कितनी होगी? इसका 10% कम कर दोगे तो 90,000 बचेगा। बहुत आसान सवाल था। क्यों ले लिया इसमें पीडीएफ में, पता नहीं। तो इतना आसान तो पूछना नहीं चाहिए ना एग्जाम में। यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति, ये वाला तो कर लिया अपन ने शायद। 7.10,400 बच्चा था। एक सवाल ये वाला देखो थोड़ा सा, ना, ये भी एग्जाम का है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। है वैसे ही सेम, है ना? कॉन्सेप्ट क्या देखो, अशोक के पास जो राशि थी उसका 20% उसने मनोज को दे दिया। अब ये देखो कौन कौन है ये? अशोक। पहले सवाल पढ़ ले। अशोक के पास जो राशि थी उसका 20% उसने मनोज को दे दिया। बाद में मनोज ने अशोक से मिली राशि का 1/4 भाग अमर को दे दिया। अमर ने प्राप्त धन में से 200 रुपए टैक्सी ड्राइवर को दे दिया और उसके पास 300 रुपए बचे। अशोक के पास कितना धन था? ठीक है। अभी अशोक है। अशोक ने क्या किया? 20%। अशोक के पास जो राशि थी उसका 20%, अगर मान लो अशोक के पास 100 रुपए थे, कितने थे? 100 रुपए। तो उसने 20% मनोज को दे दिया। तो मनोज के पास कितना पैसा आया? 20 ही परसेंट तो दिया। मेरे पास अगर 100 रुपए थे, मैंने 20 रुपए आपको दे दिया, तो आपके पास 120 आए कि 80 आए? 20 आए। अशोक के पास 80 बचेंगे, लेकिन अब उसके पास थे कितने? 100 थे ना।
उसके पास कितने थे? 100 थे। ठीक है, बात समझ में आई? यहीं से सवाल गलत हो रहा था कि सब 100 के बाद यहाँ कितना लिखे रहते? 80, लेकिन कितना लिखेंगे? 20। ठीक है, अभी कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब परसेंट में ना, अब मनोज के पास जो रुपए थे उसका 1/4 उसने अमर को दे दिया, तो 20 का 1/4 कितना होगा? 20 का 1/4 कितना होगा? 5। तो अमर के पास अभी कितना परसेंट रुपए है? 5% रुपए। अमर के पास कितना परसेंट रुपए है? 5%। अब अमर ने क्या किया, 200 रुपए टैक्सी ड्राइवर को दे दिया और 300 रुपए उसके पास बचे हैं। अगर उसने टैक्सी ड्राइवर को नहीं दिया रहता, अगर उसने टैक्सी ड्राइवर को नहीं दिया रहता तो उसके पास कितने पैसे रहते? 500। तो वो 500 रुपए जो उसके पास थे वो 5% के बराबर नहीं थे, क्योंकि उसके पास जो पूरे पैसे रहेंगे वही तो 5% रहेंगे ना। तो अपने को अमर के पैसे इकट्ठा करना था, तो 300 ये और 200 ये, तो टोटल होके कितना हो गया? 500। और ये 500 कितने के बराबर है? 5% के। और पूछ रहा अशोक के पास कितना था, तो अशोक के पास कितना था? 100। एग्जाम में आया था ये सवाल, इसलिए मैंने ले लिया, मतलब एक आध साल पहले आया हुआ है ना। ठीक है, आ सकते हैं ऐसे सवाल एग्जाम में, नहीं आएंगे? कठिन है कि कंफ्यूजिंग है? कठिन तो नहीं है? नहीं। एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही तो देखना चाह रहे हैं ना, उसको थोड़ी ना ये पता करना है कि 2 और 2 कितने होते हैं, आपको पता है, वो पता है आपको, और उसकी जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेटर मिलता है वहां पे आपको। जहां पे भी जाओगे तो आपके पास कैलकुलेशन का ऑप्शन है ना, कि कैलसी है ना। कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आपको यहीं तक रखना है, लेकिन यहाँ पे बिल्ड क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग समझना है, कि सवाल को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, ताकि आपके सामने जब कोई टास्क आए तो पहले आप समझो तो, कि भाई क्या है। सामने आपके सामने एक फाइल आई कि ये काम करना है, फाइल को समझे नहीं और करने चले गए, सही काम होगा क्या? सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, आपको बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के यहाँ रेड मारना है, हम बोले हाँ जा रहा हूँ, सही है कि गलत है? सोचना तो पड़ेगा ना, कि भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या चीजें होती है, कब कर सकते हैं, कब चार्जशीट जमा कर सकते हैं, किसके ऊपर केस हो सकता है। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आपको मालूम है वो करप्ट है, मालूम है ना कि वो क्या है? करप्ट है। बहुत बड़े नेता है, आपको मालूम है कि वो करप्ट है। लेकिन अगर मान लो कि उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करे, जैसे आपको पता चल गया कि इसके पास तो काला धन है, जाके डायरेक्ट रेड मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते। क्यों? अगर मारोगे तो बाकी व्यवस्था बिगड़ेगी, तो आपको उन चीजों को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि क्या क्या चीजें हो सकती क्या नहीं हो। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना ना कोई भी काम की, तो वो अंडरस्टैंडिंग इन सवालों से करते हैं अपन, कि जब अपने पास सवाल आते हैं तो हम सवाल पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हर जगह पे आपको अपना माइंड यूज करना है, कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज करना है, कौन सी चीज स्किप करना है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 10 नंबर तो छोड़ के रखो, कि भाई क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे को स्किप भी करना पड़ सकता है, पढ़ सकते नहीं पढ़ते, 90% में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप अगर जो चीज नहीं करना है, अगर आपने उसको हाथ लगाए, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको काम स्किप करने की आदत भी तो आना चाहिए। अब एक लड़का है एग्जाम में बैठ रहा है, वो बोल रहा है नहीं मैं तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पूरे बन रहा नहीं बन रहा मैं ट्राई करूंगा, तो क्या वो काम करने के लायक है क्या? नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है ना। बैंक में जब आप जॉब करने जाओगे तो बैंक में 50 काम रहेंगे, आपको लाइनअप तो करना पड़ेगा ना, कि भाई अभी मेरी प्रायोरिटी क्या है। वहां पे लाइन लगी कैश निकालने के लिए, आप बोल रहे हैं मेरे को पहले पासबुक प्रिंट करने दो, ये काम मेरे पास पहले आया है। तो जरूरी नहीं कि जो काम पहले आया है वही प्रायोरिटी में है। काम का नेचर देखना है कि भाई इस काम का नेचर क्या है, उस हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करोगे ना, कि नहीं करोगे। आपको एक चीज आई कि यहाँ पासबुक लगा, पासबुक के लिए लाइन लगी हुई है, 40 लोग लाइन में लगे हैं कि पासबुक प्रिंट करना है ना। उधर से एक फोन आया कि हमारे कंपनी में जाओ, 20 लोगों का खाता खोलना है। पहले क्या करोगे? आप बोलोगे रुको मैं इनकी पासबुक प्रिंट करा के फिर आता हूँ। पहले तो वहां जाओगे ना, तो प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है। ये तो कस्टमर है अपने, इनको बोल देंगे मशीन खराब है कल आ जाना, तो कल भी आ जाएंगे, खाता बंद करेंगे क्या? नहीं। लेकिन वो चले गए तो 20 कस्टमर जा रहे हैं ना आपके, तो क्या क्या देखोगे
तो लाइन देखोगे कि उनके पास जाओगे? उनके पास जाएंगे। तो वर्क का नेचर देखकर ही तो हमको डिसीजन लेना है ना, कि अपना दिमाग लगाना है। नहीं तो आप बोलोगे नहीं पहले ये लोग आए थे तो पहले मैं इनका काम, वो वाला काम बाद में, क्योंकि वो काम बाद में आया। कर सकते क्या ऐसा? नहीं कर सकते। तो एक ऑफिसर लेवल में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हम किस काम के लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं। उसी से फिर डिसाइड होता है कि आप उस काम के लायक हो कि नहीं हो। नहीं तो लेबर वाला काम तो कोई भी मैनेजर आके बोलेगा तुमको पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है। अपन तो गधा मजदूरी कर रहे हैं ना। तो ऐसी पोस्ट चाहिए क्या, कि जहाँ पे वो बोले कि नहीं तुम यही काम फिक्स है तुम्हारे, इतना ही करो। प्यून वाले जैसे काम रहते हैं, बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा, ये फाइल ले जाके सिर्फ देना है, वहां से फाइल उठा के लाना है, ले जाके देना है, वहां से लाना है। कोई दिमाग लग रहा है क्या? नहीं। तो वाले एग्जाम भी वैसे ही रहेंगे, उसमें आपको सोचने वाले कोई सवाल रहेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जितने छोटे लेवल के एग्जाम, छोटे पोस्ट के जो एग्जाम होते हैं वो आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि उनसे वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना। क्योंकि उनको जो जॉब करना है, अब जैसे पुलिस भर्ती में, अब एक कोई कांस्टेबल बना, मैं जॉब खराब अच्छा खराब की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन नेचर ऑफ जॉब कैसा है, कि एक जो हवलदार है, क्या वो अपने खुद के बड़े डिसीजन लेता है क्या? डिपेंड है। बड़े डिसीजन कौन लेगा? पीएसआई लेगा, डीआईजी लेगा। तो डीआईजी की एग्जाम और एक कांस्टेबल की एग्जाम, दोनों का लेवल सेम रहेगा क्या? तो डीआईजी के लेवल में तो बड़ी चीजें आएगी ना, जहां पे आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, लेवल अच्छा रहेगा। पुलिस भर्ती का नहीं रहेगा, इसलिए पुलिस भर्ती में जो डीआईजी के लेवल की तैयारी करने वाले पुलिस भर्ती के पेपर देते हैं, तो लेकर आते हैं 100 में से 99 मार्क्स। ऑब्वियस सी बात है, आना ही है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है ना, तो अच्छे परसेंट आते हैं उनके। तो छोटे लेवल में कंपटीशन ज्यादा है, बड़े लेवल में तो आपके टक्कर के ही लोग हैं ना। लेकिन छोटे लेवल में कैसे, सभी लोग हैं, जो इजी एग्जाम दे रहे हैं वो भी, और जो बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हैं वो भी है। ठीक है। तो ये अगला टाइप अपन कल देखते हैं। इसके बाद है ना, दो ही टाइप, मतलब इसमें टाइप 6 में दो ही थे, ये वाला अपन कल देखते हैं। कल नहीं, मंडे देखेंगे, कल आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा।